नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज सबसे बड़ी खबर जो चांदी के आयात पर जो प्रतिबंध लगा है और सोने पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है उसके बाद से व्यापक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखाई दे रहा है। लोग सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीडियो में हमारे पिछले वीडियो में कई लोगों ने कई सवाल उठाए तो सोचा डॉक्टर शरद कोली वित्तीय विशेषज्ञ उनसे इन सवालों के जवाब भी लें। सर नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और सभी स्वतंत्र के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर आपका रविवार का वीडियो देखने के बाद कई दर्शकों ने सवाल किया कि जो सरकार ये नीतिगत बदलाव कर रही है इसका सिल्वर ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, सरकार ने जो बदलाव किया है, पहले मैं ईटीएफ पर आता हूं। तो जी। ईटीएफ पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईटीएफ एक फंड होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसका नाम होता है। उसमें आप एसआईपी के माध्यम से या आप एक मुश्त उसमें कुछ डालते हैं, आप ईटीएफ को उस भाव खरीदते हैं जिस भाव उस टाइम ईटीएफ के जो बीज होते हैं, जो यूनिट होते हैं, वो चल रहे होते हैं, पहली बात। तो ईटीएफ में निवेश तो लोग करते हैं कि भाई आगे उनका पैसा ग्रो करे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, नॉर्मली ईटीएफ में मैं ये भी कहना चाहूंगा विक्रांत के थोड़े से लंबे वक्त के मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आते हैं। जी। ईटीएफ में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो बहुत ही शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन करते हैं, वो लोग ईटीएफ में जनरली नहीं आते हैं। हालांकि कुछ लोगों का सुनने को आता है, आज लिया कल बेचा, पर जनरली क्योंकि इतनी जल्दी बदलाव उसमें होता नहीं है, तो वो लोग आते हैं। तो ईटीएफ में तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा आपके जो फिजिकल बाइंग करते हैं चांदी की, उन पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे आने वाले कुछ महीनों में कुछ जो इसके इसके लोग जो ट्रेड करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, हो सकता है वो उनके दिमाग में थोड़ी शरारत आए हम्म। और वो इसको जमा जमा करके बैठ जाएं कि भाई आगे इसकी शॉर्टेज होगी, और या शॉर्टेज क्रिएट कर दी जाए हम्म। और इसका प्रीमियम या ब्लैक होने लग जाए। ये ऐसे ऐसा, यानी कि मार्केट में जो प्राइस होती है आपको उससे फालतू प्राइस की मिले। ऐसा मुझे अंदेशा है कि ये काम हो सकता है। बाकी रेट बढ़ गए हैं, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हाँ। जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है 15%, वो सीधा सीधा इसके रेट अब मार्केट में ज्यादा है पहले से। परंतु इस प्रीमियम की वजह से और ज्यादा। और मुझे एक और भी डर नजर आ रहा है विक्रांत, वो ये नजर आ रहा है कि अब आप जब चांदी लें, तो हम्म। चांदी को जिससे आप लेते थे, अगर वो आपसे प्रीमियम मांग रहा है, तो आपको तीन चार जगह ट्राई करनी चाहिए। हाँ। क्यों? क्योंकि दो कारणों से। एक तो ये हो सकता है कि वो प्रीमियम आपसे ज्यादा मांग रहा हो और आपको कहीं बिना प्रीमियम के मिल जाए या कम प्रीमियम पे मिल जाए। मान लीजिए प्रीमियम लगता है पहले तो। दूसरा ये कि मुझे ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस चीज की शॉर्टेज होती है ना विक्रांत, हम्म। उस चीज में मिलावट शुरू हो जाती है। हाँ। तो जब कोई चीज ज्यादा रेट बढ़ते हैं, तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपको इसकी गुणवत्ता, इसकी प्योरिटी अब आपको जांच करके लेनी चाहिए। भले ही आज तक आप इसको आंख बंद करके विश्वास करके लेते रहे, आपने ईंट खरीदी या आपने कोई उसका ब्रिक खरीदी, चिप खरीदा, कॉइन खरीदा, अब आप इसकी क्वालिटी चेक करने का समय आ गया है। मतलब आप अगर खासकर कोई बड़ी चीज, छोटी मोटी चीज तो नहीं, 5 ग्राम 10 ग्राम ले रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। किसी अधिकृत जगह से लें। पर क्योंकि जो जब चांदी विक्रांत ज्यादा खरीदी जाती है ना निवेश के लिए, मान लीजिए किसी को 10 किलो खरीदनी है, तो ये आपको सुनार की दुकान पे नहीं मिलेगी। हम्म। ये आपको आपके पुराने भरोसेमंद जो ज्वेलर है उसके यहाँ नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको किसी इंपोर्टर से या किसी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डीलर इस प्रकार के हो गए हैं, परंतु हो सकता है बीच में कोई चेन इसमें फायदा उठाने की कोशिश करे कि 10 ब्रिक में, जैसे आपने सुना होगा नोट की गड्डी होती है 500 रुपए की, तो उसमें एक दो नोट कई दफे नकली निकल आते हैं, आपने अक्सर सुना हाँ। होगा। तो वो बाद में जिसके पास होते हैं वो फंस जाता है, ये भी नहीं याद होता कि किससे लिया था, कब लिया था, उसका नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप चांदी खरीद रहे हैं, तो जो चीज फिर बहुमूल्य हो जाती है, जो चीज के आयात पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो आपको एक एक तो आपने रेट चेक करना है प्रीमियम की वजह से। दूसरा, आपने क्या करना है कि आपने इसकी गुणवत्ता, आपने इसकी प्योरिटी, आपने इसकी शुद्धता चेक करनी है। ये तो रही फिजिकल ट्रेडर्स की। बाकी अगर यही बात ज्वेलरी पे भी अप्लाई होती है, आप ज्वेलरी ले रहे हैं, कटोरी चम्मच मिलता है, पायल मिलती है, हाँ। लक्ष्मी गणेश मिलते हैं, हो सकता है इनको बनाने में भी किसी धातु की मिलावट की गई हो। तो मेरी आपको अब सलाह यह है कि आप अगर चांदी की कोई बनी हुई चीज ले रहे हैं, मान लीजिए प्लेट ले रहे हैं, चम्मच ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, या बहुत सारी चीजें आती है, ट्रे आती हैं, आजकल बहुत सारी चीजें चांदी की बनी हुई गिफ्ट करने के लिए आती हैं, तो मेरी सलाह है कि आप वो चांदी की मत लें। हम्म। आप उसको व्हाइट मेटल की ले लें, या आप कोई और धातु की ले लें, या गोल्ड प्लेटेड मिलती है व्हाइट मेटल पे, वो ले लें। चांदी की आप ले रहे हैं तो फिर इसमें आपको प्योरिटी चेक करनी बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए कोई पायल है, आप पायल को आप तोड़ के नहीं देख सकते हैं। हाँ।
तो चांदी की बनी हुई चीजों पे अब आप मत जाएं, क्योंकि इसमें हो सकता है ऐसा, मैं विक्रांत ये अटकलें लगा रहा हूँ, हाँ हो बिल्कुल। सकता है क्योंकि आयात के नियंत्रण की वजह से इसमें कुछ कुछ पीछे से कोई व्यक्ति के मन में शरारत आए और वो इसमें धांधलेबाजी कर सकता है। सर कई यूजर्स जो है, हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो इसमें वित्तीय नुकसान की भी बात कर रहे हैं और उन्हें ये भी चिंता है कि क्या अब उन्हें अपना निवेश जैसा वो कर रहे थे उसे रेगुलर जारी रखा जाए या अब बाहर निकल जाना चाहिए। हालांकि ये सुझाव उन्हें अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से लेना चाहिए, लेकिन क्या इस समय परिस्थिति को देखते हुए लगता है आपको? देखिए, आपने पहले बिल्कुल ठीक बात करी कि निवेश की सलाह तो अपने वित्तीय एडवाइजर से लेनी चाहिए, जो आपका रजिस्टर्ड एडवाइजर है। परंतु अब इस समय जब चांदी मान लीजिए $75 की है, $76 की है, $77 की है, तो मुझे लग रहा है कि जब यही यही देखिए, निवेश जो है ना वो माइंड सेट होता है। हाँ निवेश एक मन की अवस्था का नाम है। पैसे तो जाते ही है निवेश में, हाँ। पर आपके मन की अवस्था उस समय किस चीज को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, आप इस आधार पर निवेश करते हैं। हम्म। अब इस समय जब मार्केट गिरी हुई है, मैं इसको गिरी मार्केट मानता हूं, क्योंकि कहाँ चांदी 4 लाख पहुंच गई थी, $120 पहुंच गई थी, आज आपको 76। तो मुझे लगता है कि चांदी में जो लोग लंबे वक्त के लिए निवेश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, उनको करते रहना चाहिए। हम्म। बल्कि ये तो मौका है आपको कि आपको सस्ती मिल रही है, फिर आप क्या $100 पे खरीदेंगे तो फिर 120 हुई, तो आपको कुल $20 की कमाई होगी। हम्म। आज आप अगर आप इस रेट पे लेते हैं 3 लाख से नीचे, तो कल को जब 4 लाख जाएगी तो आपका मुनाफा तो लंबे वक्त के लिए जो लोग लेना चाहते हैं वो थोड़ी थोड़ी करके, लोग गलती सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सारे पैसे को एक साथ डाल देते हैं कि चलो एक बार ये लो लेके एक तरफ हो जाओ। ऐसे नहीं होता है। पैसे के लिए आपको अपनी निवेश के लिए निरंतर काम करना पड़ता है, तभी पैसा आपके लिए काम करता है। हम्म। तो आई थिंक थोड़ी थोड़ी लेके रहनी चाहिए। मैं तो थोड़ी थोड़ी लेने की ही सलाह दूंगा इस समय, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग कभी धमकी, कभी कभी कुछ, कभी नक्शे से मिटा देंगे, कभी कुछ, तो ये एक अस्थिर दिमाग की निशानी है। और ये अस्थिर दिमाग, ये धमकी उन्होंने फिर दी है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कुछ हो भी जाए तो एक बार डाउनसाइड रिस्क इस समय कम है, अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट की भाषा में कहूँ, डाउनसाइड रिस्क कम है, हम्म। अपसाइड मुनाफे की गुंजाइश इसमें अच्छी खासी है। अगर आप इसको, शर्त यह है कि आप लंबे वक्त के लिए रखें और थोड़ा थोड़ा करके। सर ये भी कई लोगों का कहना है कि सरकार जो है इसके जरिए बंद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, क्लोज इकोनॉमी को। लाइसेंस व्यवस्था के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और बड़े उद्योगपतियों को अनुचित फायदा मिलेगा। छोटे कारोबारियों और मध्यम वर्ग कारोबारियों को इसका नुकसान और खामियाजा उठाना पड़ेगा। देखिए, मैं पहले तो ये बताऊं कि जो लोग एआई डेटा इक्विपमेंट बना रहे हैं, जो लोग सोलर बैटरी बना रहे हैं, जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बना रहे हैं, जहां जहां चांदी का प्रयोग होता है, हम्म। उन लोगों को इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये बात को स्पष्ट कर, सरकार ने सिर्फ सरकार जानना चाहती है, मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, वो जी। ये जानना चाहते हैं कि भाई इंपोर्ट करने वाला कौन है, वो खाली बेचने और ट्रेड करने वाला है या वो वाकई वो इस्तेमाल करता है। हम्म। और जहां तक है कि बंद अवस्था बना रही है, मुझे लगता है बंद अवस्था के एरा से हम बहुत दूर आ चुके हैं। ये एक समझने वाली बात है। जिन भी महानुभाव ने ये कमेंट किया है या ऐसा बोला है, उनको ये समझना चाहिए कि इस समय विश्व एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक अर्थशास्त्री होने के नाते हम्म। मेरी ये जिम्मेवारी है विक्रांत, बताना कि जितना आप सोच रहे हैं अर्थव्यवस्था में दिक्कत है और विश्व की और उससे ज्यादा है। ये मैं तो यही कह सकता हूँ। मेरा कोई यहाँ डराने की मंशा नहीं है, ना मैं किसी को डराना चाहता हूँ, पर क्योंकि हमारे पास सारे आंकड़े होते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, उसके फॉर्मुलेशंस को स्टडी करते हैं कि इतना होगा तो कैसे होगा, तो ये क्या होगा। हमारे पास पिछले लगभग 4 दशक का मेरे पास पूरा एनालिसिस है। उसके आधार पे मैं कह रहा हूं, तो एक असाधारण परिस्थिति है। ऐसे में ये असाधारण कदम उठाया गया। अगर सरकार को बंद ही करना होता तो इसको पहले ही बंद कर देती। लाइसेंस तो अब क्यों लगाया लाइसेंस? क्योंकि इस समय विदेशी मुद्रा भंडार, इस समय चाहे $12 बिलियन का चांदी का पिछले साल इंपोर्ट हुआ था, पहले मुझे लग रहा था कि शायद $12 बिलियन, आपके ही शो पे बोला था, $72 बिलियन के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि सोना $72 बिलियन किया गया था। हम्म। पर अब नजर आ रहा है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। छोटी छोटी जगह भी अब सरकार बजट की सोच रही है। 12 बिलियन में से मान लीजिए $6 बिलियन भी बच जाता है, तो आप सोचिए हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार, तो केवल विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए एक कदम है। कोई अर्थव्यवस्था वापस एंटी रिफॉर्म एरा में नहीं जा रही है, कोई अर्थव्यवस्था बंद नहीं करी जा रही है। और देखिए, एक्चुअली क्या है कि राजनीतिक के अपने दोस्तों को, बड़े उद्योगपतियों को, ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस और नैरेटिव बन गया है। मैं तो, आप मानेंगे नहीं, इसको इतना सुनता हूँ इस सेंटेंस को, क्योंकि मैं राजनीतिक बहस में भी बैठता हूँ, चैनल्स पे डिबेट पे बैठता हूँ। सबसे पहले हमारे दो अडानी अंबानी, ये वो मोदी जी, पता नहीं क्या क्या बातें निकाली जाती हैं।
अरे भाई, अब जिसके जैसे रिश्ते हैं वो जाने। आप अपनी अर्थव्यवस्था की देखिए ना, क्या पोजीशन है। हमारी जो निजी अर्थव्यवस्था है उसको हम कितना सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप चांदी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इसलिए ये लग रहा है। पर जिनको भी चांदी चाहिए, जो भी ये कमेंट कर रहे हैं इस प्रकार का, अगर उनको चांदी चाहिए वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको चांदी दिलवा दूंगा। अगर उनको चाहिए, मैं इंपोर्टर्स को जानता हूँ, मैं उनको उनको चांदी लेने में परेशानी नहीं आएगी, ये मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ। बाकी जब परिस्थिति सुधर जाएगी, ये संकट टल जाएगा, क्रूड ऑयल के दाम नॉर्मल आ जाएंगे, कम से कम $80 भी आ जाएंगे, तो काफी हद तक हमको राहत मिल जाएगी। ये थोड़ा सा ठीक है, किसी ने सवाल किया तो जवाब देना हमारा बनता है। सर, आज एक सुझाव भी आया ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की तरफ से कि एक बुलियन बैंक की सरकार जी। स्थापना करे, और उस बैंक में लोग अपना पुराना सोना भी दें, और जो ईटीएफ का गोल्ड इकट्ठा होता है वो भी उसमें जमा करवाया जाए, उसका कुछ अंश, ताकि उसके जरिए जो ज्वेलर्स और गोल्ड स्मिथ है उनका भी काम चलता रहे। तो ये सुझाव उन्होंने सरकार को भेजा है, प्रधानमंत्री मोदी को। मैंने मैंने भी सुझाव ये दिया था आपके शो पे, हाँ पर मुझे मालूम बिल्कुल। नहीं दिया कि नहीं दिया। हाँ, मैंने किसी टीवी नहीं चैनल पे आपने बोला कि हमारे गोल्ड यहाँ भी गोल्ड बताया था डिपॉजिट सर। स्कीम आनी चाहिए। जी। हाँ, कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आनी चाहिए जिसमें लोगों के, पर उसके साथ ना एमनेस्टी स्कीम आनी जरूरी है विक्रांत, क्योंकि हाँ। हर व्यक्ति के पास, अब उन्होंने सोना मान लीजिए 40 साल पहले खरीदा था, तो सरकार कहेगी बिल लेकर आओ, या आपने, आपका 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है, आपने कब लिया था, कितने का लिया था, 1 नंबर के पैसे से लिया था या 2 नंबर के पैसे से लिया था। तो इसके साथ में एक एमनेस्टी स्कीम सरकार को निकालनी चाहिए। 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है। अगर ये स्कीम लाई जाए और एमनेस्टी दे दी जाए लोगों को, तो मुझे लगता है कम से कम इसमें से 2/3 20,000 टन सोना आराम से उस बैंक में आ जाएगा, उस डिपॉजिट में आ जाएगा। उसके बदले में आप उसको रिसीट दे दीजिए। हम्म। जैसे आप कोई पैसा जमा कराता है तो आप उसको पासबुक दे देते हैं, आप उसको दे दीजिए, वो जब चाहे उस रेट पे निकाल सकता है। कुछ थोड़ा बहुत उसको 1-8% आप ब्याज भी देते रहिए। एक तो सब लोग बेझिझक होकर उसको जमा कर देंगे, दूसरा सरकार का भंडार खड़ा हो जाएगा। उसी भंडार में से वो बैंक या वो डिपॉजिटरी इन ज्वेलर्स को दे सकते हैं, तो हमें आयात भी नहीं करना पड़ेगा। 30,000 टन तो बहुत होता है। पिछले हाँ। पूरे साल में हमने 700 750 टन आयात किया। सोचिए 30,000 टन हो तो आने वाले 30 साल की हमारे हमें आयात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा सुझाव है। मैंने 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 इसको सबसे पहले, इस बात को मैंने उठाया था, और मैं बुलियन एसोसिएशन के इस मामले में साथ हूँ। उनका बहुत अच्छा सुझाव है। मैं इसकी मैकेनिक्स भी वर्कआउट कर सकता हूँ। अगर सरकार का कोई नुमाइंदा नुमाइंदा हमको सुन रहा है और चाहते हैं कि ये कैसे चलेगी, मैं उनके साथ बैठ के कर सकता हूँ, या ज्वेलर एसोसिएशन इसकी इसकी मैकेनिक्स देना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ भी बात करने को तैयार हूँ। सर, जिस तरफ आपने शुरुआत में इशारा किया था कि अब कुछ शरारतें भी हो सकती हैं, इसको चांदी को जमाखोरी और ज़्यादा दाम पर बेचना, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो गोल्ड और सिल्वर की जी मार्केट पहले से भी बहुत अनरेगुलेटेड है, कैश का भी हम देखते हैं कि खूब कारोबार होता है। तो ये तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी अगर ये सब शुरू हुआ, जमाखोरी और ये तमाम चीज़ें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस समय एक इंग्लिश में कहावत होती है, विक्रांत, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बैड एंड वर्स, हाँ। आपको बुरे और बहुत बुरे के बीच में अगर अगर चूज करना है, हाँ। तो फिर बुरा अच्छा बन जाता है। आप समझ रहे हैं? हाँ। अगर बुरा और बहुत बुरा आपके सामने दो ही चॉइसेस हैं, या तो हाँ। बुरा या बहुत बुरा, तो आप बुरा तो बहुत बुरे से बेटर है ना, तो बैड बिकम्स गुड। इफ यू चूज बिटवीन बैड एंड वर्स, देन बैड बिकम्स गुड। तो हाँ। इसलिए बुरी बुरी परिस्थिति ये है जो आप बता रहे हैं कि कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, जमाखोरी शुरू हो जाएगी। और बहुत बुरी परिस्थिति जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। वो हम्म। है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समाप्त हो जाएगा अगर इसी प्रकार इंपोर्ट चलता रहा। तो इस बात को देखते हुए हमें हमें जो है इस समय ये बुरा चूज करना पड़ेगा, भले ही ये होती रहे। इस पे मुझे उम्मीद है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस पर कार्रवाई करेंगी। अगर जमाखोरी होती है या स्मगलिंग होती है, या मान लीजिए इसकी गुणवत्ता में कहीं पर कमी पाई जाती है, कोई मिलावट करने की कोशिश करता है, तो जो सरकार का विभाग है उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी सख्ती बढ़ाएं और ऐसी चीज को होने से रोकें। मैं तो यही कह सकता हूँ। सर, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि रुपए, किसी तरह रुपए की गिरती कीमत रुके, वो तो सर कंट्रोल होते हुए दिख ही नहीं रही। वो तो रोज बढ़ता जा रहा है, आज भी 96.3 के लेवल तक पहुंच गया। तो ये तो बहुत ही जी, बड़ी चिंता की बात है, कैसे रुके, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल चिंता की बात है। और अभी मैं किसी बड़े चैनल पे था, आप भी उससे पहले जुड़े रहे थे, उनके शाम के शो पे था, मैं कनॉट प्लेस से वो शो किया जाता है। हाँ। तो वहां पर यही हुई कि रुपया तो सेंचुरी लगा देगा।
हाँ। अब सेंचुरी, अब देखिए अगर विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई और एफपीआई लगातार पैसा शेयर मार्केट से, कल भी उन्होंने 2,000 करोड़ निकाला, अभी भी आंकड़ा आ जाएगा, हम्म। अगर इसी प्रकार पैसा निकालते रहे तो बिल्कुल रुपए पे प्रेशर रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो क्रूड ऑयल अगर इस लेवल पे बना रहा, कहाँ हम $60-70 का एक बैरल खरीदते थे, आज हमें उसके लिए 110, अभी थोड़ा ठंडा हुआ है, $110 देने पड़ रहे हैं। तो आपको डॉलर की जब डिमांड बढ़ती है, दूसरा क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, विक्रांत आपको पता नहीं, मैंने शायद पहले बताया कि नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन इस समय हम्म। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम किया है। जो रुपी डॉलर स्वैप होता है, हाँ। कि आरबीआई क्या करता है, जब जब रुपया गिरता है तो वो डॉलर मार्केट में छोड़ देता है, और कहां से छोड़ता है, उसके पास जो रिजर्व्स हैं उसी में से छोड़ता है। हम्म। तो इस समय वो रिजर्व्स बहुत बहुमूल्य हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्र को कहना पड़ा अपने इस रिजर्व्स को बचाने के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा मुझे लग रहा है हाँ। कि नहीं, ये तो गोपनीय होता है, वो बताएंगे नहीं बताएंगे उनके ऊपर है। ऐसा मुझे लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन जो होती है वो हम्म। थोड़ी पहले के मुकाबले या तो कम है या नहीं है, ये दोनों में से एक बात है। इस कारण से आपको रुपया फ्री फॉल में दिख रहा है, रोज नए नए रिकॉर्ड छू रहा है। पर देखिए, अगर अब लोगों ने मेरे से कहा जी 100 हो जाएगा, अब 95 से 96 जाना, या 94 से 95 आना, या 97 से 98 जाना, ऐसे 99 से 100 जाना, एक साइकोलॉजिकल ऑप्टिक्स में तो नंबर दिखाई देता है। हम्म। पर हाँ, ये सच है कि जैसे जैसे रुपया नीचे जाएगा, हमारे यहाँ महंगाई और बढ़ेगी, और सीधा सीधा महंगाई पर ये असर डालेगा, और उतनी जल्दी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी खर्च होंगे, क्योंकि जितना ही जाएगा उतना ज्यादा हमको विदेशी मुद्रा बाहर देनी पड़ जाएगी। खतरनाक परिस्थिति है इसका, एक लेवल से और ज्यादा उठना। मैं तो उम्मीद करता हूं कि परिस्थिति जल्दी, क्योंकि सारा दारोमदार है क्रूड ऑयल की प्राइस पे, हम्म। क्रूड ऑयल को नीचे आना ही पड़ेगा। इन सब समस्याओं की जड़ में अगर आप रूट में जाएं तो क्रूड ऑयल है, उसकी भी रूट में जाएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, उसकी भी रूट में जाए तो डोनाल्ड ट्रंप है। इस तरीके से आप समझ लें। लेकिन सर, जो आलोचक हैं वो तो सीधा ये कहते हैं ना कि सरकार रुपए की गिरती कीमत तो बचा नहीं पा रही, और लोगों से ये अपेक्षा कर रही है कि वो डॉलर बचाए। जो सरकार की मूल जिम्मेदारी थी देखिए उसमें सरकार असफल होती दिखाई दी, जिस कारण रुपए की कीमत देखिए दे, लगातार गिर रही है। देखिए विक्रांत, मैं सरकार को डिफेंड नहीं करता इसमें। जी। पर अगर आप इसको प्योर इकोनॉमिक और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो लोग समझते हैं, मैंने तो हाँ। फॉरेक्स का कोर्स भी किया हुआ है और मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। तो आप इसमें देखिए, अब जिस चीज की डिमांड सप्लाई होती है, जो करेंसी होती है, तो या तो हम निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो हमारे यहाँ डॉलर आने लग जाए, उससे टिक जाएगा ये। और इस समय तो जो हमारी मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी, मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ हाँ, लोग वो काम एकदम। करता है, उनकी भी सबकी नौकरियां बेचारों के खतरे, वो भी आने कम हो गए हैं। उधर हमारा जो निर्यात है वो ठीक है, 860 बिलियन डॉलर का, परंतु इम्पोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो आप, अगर हम इम्पोर्ट को रोकते हैं तो यहाँ दिक्कतें आती हैं। तो मुझे कोई ये भी तो बताए साथ में कि जो कह रहे हैं कि सरकार इसमें कामयाब नहीं हो रही, मैं एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत उनसे पूछ रहा हूँ, वो मुझे बताएं कि उनके पास क्या तरीका उनके दिमाग में है, या कोई गूगल या एआई से निकालें, जिससे ये संभव नहीं है इस समय। डिमांड और सप्लाई जो करेंसी की होती है, आरबीआई इसमें रोल प्ले करता है जैसे मैंने बताया, पर इस समय आरबीआई इंटरव्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च होंगे। पूरी सरकार में ये कोशिश है कि आपको किसी तरह सोचिए, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी दो या मुख्यमंत्री साइकिल पे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि गाड़ियां कम इस्तेमाल हो। गाड़ियां क्यों कम इस्तेमाल हो? कि उसमें जो पेट्रोल डीजल लग रहा है वो कम इस्तेमाल हो। पेट्रोल डीजल कम क्यों इस्तेमाल हो? जिससे कि हमें क्रूड ऑयल की कम जरूरत पड़े। क्रूड ऑयल की क्यों कम जरूरत पड़े? क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा है। क्रूड ऑयल महंगा है तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ सीमित है। तो देखिए आप कहां से कहां जाके कनेक्शन इसका जुड़ता है, बूंद बूंद करके। तो मुझे लग रहा है आलोचकों को यह भी बताना चाहिए, मैं आलोचकों का सम्मान करता हूं और हर किसी को अधिकार है अपनी ओपिनियन प्रकट करने का, पर वो साथ में सोल्यूशन बताएं। और सोल्यूशन को फिर हम आर्थिक कसौटी पर कसेंगे कि क्या वो सोल्यूशन फीजिबल है, तो हम जरूर जरूर क्यों नहीं स्वीकार। सरकार में खुद बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, मैं तो उनके सामने बहुत छोटा हूं, पर सरकार के जो अपने इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, सरकार जिनसे मोदी जी सलाह लेते हैं, वित्त मंत्रालय में बैठे हुए हैं, तो वहां इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं। आप इसका सोल्यूशन भी बताएं ना कि सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। अरे भाई, जिम्मेवारी आप इसको इकोनॉमिक और फॉरेक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के अनुसार तो आप जिम्मेवारी निभाएंगे ना। अब इसको आप ऐसा समझिए, मान लीजिए आरबीआई ने दखल ना दिया होता तो शायद ये आज 110 पहुंच गया होता, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं। तो ये तो अब भारत क्या करे, 87% हमारा क्रूड हमारे यहाँ पैदा नहीं। आज क्रूड हमारे यहाँ पैदा हुआ होता, ये 87% भारत में होता अगर क्रूड। हमारी भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है, यहाँ पर ऑयल नहीं है। अगर सोना क्या पता हमारे यहाँ पैदा होता, सोना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स
और क्रूड, ये तीन चीजें अगर भारत में होती तो आज हमारा रुपया यहाँ नहीं होता, कहीं और होता। तो कुछ भौगोलिक परिस्थिति है, कुछ सिद्धांत है जो कि नेचुरल तरीके से चलते हैं, उसमें कोई विशेष आप प्ले, इसके लिए इकोनॉमिक्स को और फॉरेक्स को के प्रिंसिपल्स को विक्रांत समझना जरूरी है। तो कोई व्यक्ति अगर सोल्यूशन देता है तो हम उसको जरूर डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपके शो में। देखिए सर, बेसिक दिक्कत यही कहते हैं कि हम लोगों ने रिसर्च और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, और उत्पादन में भी हम लोग एआई या बाकी चीजों की तरफ नहीं गए। जिन देशों ने उनमें दिमाग लगाया, रिसर्च किया, पैसा लगाया, आज वो लोग उसके जरिए कमाई भी कर रहे हैं, उनकी मार्केट भी उसके कारण अच्छी चल रही देखिए, मैं कोई सरकार को, है। बिल्कुल ठीक, आप, मैं सरकार को 10 में से 10 नंबर नहीं देना चाहता हाँ। हूँ। हर सरकार कुछ ना कुछ गलतियां करती है, कुछ या कुछ कमियां रहती हैं। शायद पहले से इस चीज को एंटिसिपेट किया जाता, हो हम्म। सकता है। फिर तो हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है, बायो हाँ। है, विंड एनर्जी है, एथेनॉल यूज है, उसको हम बढ़ा देते तो इतना हमें शायद क्रूड ऑयल जरूरत ही नहीं पड़ता, ना जरूरत पड़ता, हाँ। और ना हमारा रुपया इतना इतना गिरता। ये ठीक है कि देखिए, पहले बहुत कुछ किया जा सकता था, क्या नहीं किया गया, क्या किया गया, उसको हम आज बैठ के हम हाँ। उसको आलोचना के रूप में डिस्कस कर सकते हैं। हम्म। परंतु मुझे लगता है कि ज्यादा कंस्ट्रक्टिव ये है कि अब जो परिस्थिति हमारे सामने है, बजाय इसके कि हम पास्ट बिल्कुल। को कोसते रहें कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हम मैं बहुत फॉरवर्ड लुकिंग व्यक्ति हूं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। हाँ। मुझे लगता है आगे के लिए, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आगे का सोल्यूशन कोई दे। मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशन है, पर वो हाँ। इस 2-3 महीने वाले नहीं है। दो हाँ। तीन महीने में मैं कहूँ कि सारी गाड़ियां जो है भारत में इलेक्ट्रिक हो जाए, ठीक है। नहीं, मैं ये कहता वही। हूँ कि जहां जहां हाँ। भी क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में यूज होता है, वहां से अब कोई और फ्यूल आप यूज करना शुरू कर दो। तो हाँ। ये तो संभव नहीं है ना, ये तो इतनी जल्दी संभव नहीं है। तो मैं बहुत रियलिस्टिक बात करता हूँ कि हाँ। आप, अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन है तो हाँ। सर आंखों पर आप दे, हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगर मुझे वो सोल्यूशन आर्थिक हाँ। कसौटी पर खरा लगा, मैं स्वयं लेके इसको वित्त मंत्रालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में इसको भेजूंगा। ये आप मेरी तरफ से आश्वासन लें। हाँ। मेरी जितनी भी आज तक की पहुंच है, जान हाँ। पहचान है, या जो मेरा रसूख है, उसका मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं आपका सोल्यूशन को लेकर जाऊंगा। पर आप कोई सोल्यूशन दें। मुझे लगता है आलोचना के साथ साथ अगर सोल्यूशन आए तो आलोचना और ज्यादा सुंदर लगने लगती है। बिल्कुल। सर, एक छोटा सा अंतिम सवाल, जहां से शुरू किया था वहीं समाप्ति करना चाहूंगा कि अब क्योंकि एक आध महीने बाद ब्याह शादियों का सीजन आएगा, और हमारे यहाँ ब्याह शादियों में तो सोना जी चांदी खरीदा ही जाता है, तो उस समय जी। बाजार में कोई क्योस की स्थिति भी आप देख पा रहे हैं कि कुछ उस तरह की स्थिति हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई क्योस मुझे नहीं नजर आता है विक्रांत। महंगा हो गया है और क्या, ज्यादा ज्यादा महंगा हाँ। होगा या सस्ता होगा, इन दो में से एक हाँ। चीजें ही होंगी। जिसने ब्याह नहीं, शादी मैं करना है, क्यों ज्वेलरी की इसलिए दुकान पूछ रहा खुली था सर, रहेंगी। जैसे सब्जी के लिए मोल भाव होता है ना, कहीं हम चांदी के लिए मोल भाव होता हुआ देखें, हर हाँ, हो दुकान सकता, पे अलग देखिए रेट। देखिए, हाँ। देखिए, जहाँ प्रीमियम जहां पर होगा उसमें मोल भाव होता है। जब आप उसके ऊपर प्रीमियम लेते हैं, मान लीजिए कोई चांदी अगर आज 2.75 लाख रुपए है, कोई व्यक्ति आपको कह रहा है जी आपको 3 देने पड़ेंगे, ये हाँ। हमारे जान पहचान वाले जी हैं, चलो आपके लिए 2.95 लगा सकते हैं। तो उस प्रीमियम में आप मोल भाव कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा शुरू में कि हाँ। आप, जब आप चांदी लें तो आप एक से ज्यादा जगह, बल्कि 3 से 4 जगह पता करके लें। अब वो समय आ गया है, जैसे सब्जी खरीदते हैं ना, तो हाँ। आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो ये सब्जी खरीदने, सब्जी की तरह खरीद की तरह इसको करिए। हाँ। क्योंकि हो सकता है पर्सन टू पर्सन अलग अलग उसकी मंशा हो, उसका मुनाफे का लक्ष्य अलग अलग हो, तो आपको इसको पूछताछ करके लेनी चाहिए। ये मैं इसीलिए ही सलाह दे, बाकी कियोस व्योस कुछ नहीं होगा। अरे हाँ। शादी ब्याह में विक्रांत कितनी लेनी होती है ज्वेलरी। अब हाँ। लड़की की शादी है, 1 सेट 2 सेट, मैं एक आम मिडिल क्लास की बात हाँ, कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल उन सही बात है। अमीरों की, उन वो धन्ना तो धन्ना किसी भी सेठों की भाव ले बात नहीं लेंगे कर रहा सर। हूँ, कितनी एक हाँ। सेट। हाँ, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो हाँ। 1 सेट 2 सेट देना होता है, बेचारा आदमी सारी उम्र बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ता रहता है। कहीं कोई तो एक चूड़ी भी नहीं बनवा के दे पाता, कोई एक चेन नहीं बनवा के दे जाता, कोई थोड़ा सा ज्यादा समृद्ध है, 1 सेट लेके दे देगा, 2 सेट दे देगा, 3 सेट दे देगा। इससे ऊपर वालों पे तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ। कोई इतना ज्यादा केओस नहीं है। आप जहां 2 लेने थे, मैंने आपको पहले भी कहा, वहां 1 सेट लेगा। अब भाई लड़के वाले भी तो समझे ना, लड़के वाले लड़के वालों को समझेंगे, लड़के वाले लड़की वालों को समझेंगे। तो मुझे लग रहा है ये कीमत तो सबके लिए है ना, ऐसा तो है नहीं खाली लड़की वालों के लिए कीमत है। हाँ। क्षमा करें, मैं थोड़ी शादी की गहराई में चला गया। मेरा कहने का मतलब है कि ये हाँ। परिस्थिति तो सभी के सामने विदित है। तो मुझे लग रहा है दोनों पार्टी समझेंगी परिस्थिति को। हाँ। और आप कम कैरेटेज का सोना दीजिए। मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप एक दूसरी, आप शादी ब्याह में फोटो वोटो खिंचवाते हैं, एल्बम होती है, उसके लिए आप एक अलग ज्वेलरी सेट लेके रखें, वो आपको सस्ते मिल जाते हैं। हाँ। और जो आपने बिटिया को, बहू को, सास को, नंद को, जिसको, बहन को, जिसको भी देना है, आपने माता जी को देना है,
वो आप अलग से एक बजट सेट करके और आप उनको दे दें कि जी हमारी तो इतनी हैसियत थी, आप सोने चांदी के देख रहे हैं क्या हालत है, हमारी इतनी हैसियत थी। मैं तो ज्यादा इस लेन देन में विक्रांत हाँ, विश्वास भी नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि ये प्रथा समाप्त होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर क्यों बेटी के साथ इतना पैसा देना पड़ता है? क्या बेटी किसी से कम है क्या? क्या बिल्कुल। बेटों के सिर पे सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो उनको बेटी भी चाहिए, साथ में सोना चांदी, गाड़ी भी, हाँ, मोटरसाइकिल भी चाहिए? क्यों होता है ये क्यों? आजकल बेटियां बेटियां तो घर दो दो घर बसाती हैं, अपने पिता का हाँ। बसाती हैं, फिर पति का बसाती हैं। और बेटी जितना काम करती है, क्यों ये प्रथा ही समाप्त करी जाए जो केओस ना क्रिएट हो? क्षमा करें, मैं थोड़ा सा हम्म, इमोशनल हो गया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। सर, कल थैंक वाला यू। आपका जो इंटरव्यू किया था, कल वाला, वो 7,500 घंटे देखा गया है, 7,500 आवर्स। हाँ। अच्छा, कितने कितने व्यूज आए आपके? सर, उसका व्यूज तो है 52.5 अभी, लेकिन उसमें ना एंगेजमेंट बहुत अच्छी है, यानी उसको देखा अच्छा, हर, मतलब उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आया है 9 मिनट के करीब, यानी 9 अच्छा, अच्छा जबकि माना था जाता वो है। था। हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो वैसे आपका होता है 20-25 मिनट का? हाँ, 25 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट। लेकिन सर तो अगर 25 मिनट नौ में मिनट 9। हाँ, 9 मिनट एवरेज हो गया, हाँ, यानी 9 मिनट एवरेज अच्छा है। अगर अच्छा। आपका 25 मिनट के इंटरव्यू में 9 मिनट एवरेज आ रहा है, तो वो तो उससे 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 कॉम्पनसेशन भी इम्प्रूव होता है आपका, वो उससे बेटर इम्प्रूव होता है? होता है सर। हाँ, इम्प्रूव होता है, अच्छा। क्योंकि इससे अच्छा। वॉच टाइम बढ़ अच्छा, गया चलिए, सर, अच्छी करीब बात। 7.5 आवर देखा गया है। तो अच्छा है वो वॉच टाइम। नहीं, अच्छा है, लोग अगर एंगेज हो रहे हैं, लोग सवाल हाँ। पूछ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आप हाँ। बल्कि वीडियो उसी पे बनाया करिए जिस पे लोग सवाल कर रहे हैं, हाँ, उनको भी बिकॉज लगेगा उसमें सर लोग कि जुड़ते हैं उनके और एक सवालों के सवाल जवाब कईयों का मिले। सवाल होता हाँ। है। जी। हाँ, थैंक यू सर। उनको लगेगा भाई मेरी बात विक्रांत सुनते हैं, और हाँ। एक्सपर्ट भी उस पे आके बताते हैं, तो दे हाँ। फील मोर रिलेटेड टू द चैनल। जी। चलिए, थैंक यू ठीक है, सर, ओके, थैंक नमस्कार यू, विक्रांत। नमस्कार।